चलिए फ्रेंड, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रयोगशाला परिचारक के इस वीडियो सीरीज में फिजिक्स के क्लास 3 के बारे में, है ना। पार्ट 3 है ये। हमने ऑलरेडी क्लास 1 क्लास 2 कर कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा क्लास 3 होगा, ठीक है। और इसमें भी हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की ओर आगे बढ़ेंगे। और अब क्वेश्चन का लेवल आपको थोड़ा सा हाई मिलते जाएगा धीरे 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 धीरे, क्योंकि अब कथन कारण को मैं इसमें सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के बारे में। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति जो है कार में बैठा हुआ है, ठीक है, और सड़क से कार के जो 4 पहिए हैं और उसमें जो प्रतिक्रिया हो रही चलने के कारण वो आर है। जब कार सीधी समतल रेखा पर चलेगी तो जो सामने वाले पहिए हैं प्रत्येक में जो प्रतिक्रिया होगा, है ना, चलने के दौरान जो प्रतिक्रिया उसमें क्या परिवर्तन आएगा। यह आर से अधिक होगा, यह आर से कम होगा, ठीक है, यह आर के बराबर होगा, यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो इसका आंसर होगा भाई, कोई व्यक्ति जब बैठा है तो प्रतिक्रिया जो है आर जो है हमेशा कम होगा, ठीक है। क्या होगा? आर जो है कम होगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे जब भी चलने वाला ऐसा क्वेश्चन आए किसी सरफेस के ऊपर तो वहां घर्षण को याद रखेंगे हमेशा, ठीक है दोस्तों। घर्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण क्या होगा? कम होगा। और घर्षण कम होगा तो चलना वहां क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा, क्योंकि चलना किस पर डिपेंड करता है? फ्रिक्शन के ऊपर। अगर कोई एकदम सपाट जगह है, एकदम फिसलनदार जगह है, तो वहां जब फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन जहां कम हुआ वहां चलना मुश्किल हो जाएगा। तो बर्फ में जो है क्या है? फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है, क्योंकि चिकना होता है, इस कारण वहां चलना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप टाइल्स में भी देखे होंगे, जब पानी या तेल वगैरह जब गिरता है तो वहां फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां घर्षण नहीं रहता, ठीक है। तो घर्षण कम हो जाता है, इस कारण वहां फिसलने का चांस रहता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके उतने ही मात्रा में काम करने में, उतना ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में, ठीक है। तो कोई भी यंत्र, अगर बात करें कोई भी यंत्र का जब यूज करता है कोई भी इंसान, तो क्या होता है कि वहां कम बल का उपयोग करना पड़ता है और उतना ही काम जो है कम समय में कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई मशीन आ गया, ठीक, तो मशीन के द्वारा क्या होता है? समय कम लगता है, बल कम लगता है और काम उतना ही होता है जितना एक व्यक्ति करना चाहेगा। जैसे अब इंडस्ट्री वगैरह में अगर बात करें तो बड़े बड़े मशीन आ चुका है ना। तो वहां क्या होता है? बल कम लगाना पड़ता है, क्योंकि मशीन बल लगाता है, समय भी बचत होता है और काम उतना ही होता है जितना काम करना है। तो बी है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज, वैद्युत स्थितिज और गतिज दोनों, ठीक है। तो हवाओं की ऊर्जा क्या होगा? हमेशा केवल गतिज, क्योंकि वो गति में रहता है, केवल गतिज ऊर्जा, ठीक है। केवल गतिज ऊर्जा होगा, याद रखेंगे, ठीक। इसी को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में, है ना, मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दोनों प्रकार के एनर्जी में कन्वर्सन होता है इसका। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या किया जाता है? कन्वर्जन किया जाता है, याद रखिए, मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रन, अपोहन, उत्क्रम परासरण, विसरण, ठीक है। तो याद रखेंगे
जो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत होता है वो अपकेंद्रन होता है। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, याद रखेंगे, केंद्र से बाहर की ओर होता है। कभी भी कोई भी चीज है ना, जैसे मिट्टी धूल निकालना हो, चाहे मक्खन निकालना हो, ठीक है, याद रखेंगे, तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? अपकेंद्रन बल के, है ना, जिसको अपकेंद्री बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपकेंद्री बल बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल, याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, याद रखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल होता है। ठीक है, उस दिन बताया था बल बराबर क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण क्या होता है? त्वरण। ठीक है, आपको बताया था, तो ये होता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है? याद रखेंगे, यही होता है बल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण, अपोहन, प्रतिक्रम, परासरण, विसरण। तो याद रहेंगे अपकेंद्रीकरण। हमेशा ऐसे मशीन वाले जो क्वेश्चन होता है वो अपकेंद्रीकरण पर ही काम करते हैं जनरली, आप देखेंगे। ठीक है, तो अपकेंद्रीकरण याद रखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई का माप इकाई में होगी। 3, 4, 5, 6। ठीक है, क्या बोला है? यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाला संख्या क्या हो? समान हो। मतलब आयतन जो है घन का, ठीक है, आयतन क्या होगा घन का? ए क्यूब, और पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं। ठीक है, 6a का स्क्वायर या 4a का, इसमें यहाँ लेंगे 4a का स्क्वायर। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्र को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो घन के किनारे की लंबाई का माप, ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें, ठीक है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसका 6a का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6a का स्क्वायर, याद रखेंगे 6a का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कि निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो घन के किनारे की लंबाई की माप क्या होगी? अब देखो, अगर मैं बात करूं दोनों में वैल्यू रखता हूं, a बराबर 1 रखता हूं, तो हाँ a का क्यूब का बराबर कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। और यहाँ अगर बात करें तो 6a का स्क्वायर है, तो 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 6। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 6। ठीक है, डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। ठीक है, तेल से भरा हुआ एक टैंकर जो है, देखो पूरा नहीं भरा है, आधा भरा हुआ है, भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर जा रहा है, समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुख्य पृष्ठ क्या होगा? क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज से इस प्रकार का आनत होगी कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, परवरी वक्र का आकार लेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि कभी भी मान लो ये ट्रक जा रहा है और उस पर ऐसे कोई लिक्विड भरा हुआ हाफ, ठीक है, तो जब ये आगे की ओर चलेगा ना, ट्रक आगे की ओर चलेगा, तो ये लिक्विड जो है ना ऐसे ऐसे उड़ता रहेगा। ठीक है, ऐसे परवलय आकार में होता रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परवलय आकार लेगा। ठीक है, परवलय आकार जो है लेगा, परवलय वक्र का आकार लेगा, याद रखेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में, संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग बराबर जानते हैं क्या होता है? संवेग, ठीक है, संवेग बराबर क्या होगा? ये होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुना वेग का गुना। ठीक है, एम इंटू वी। ठीक है, अगर संवेग और वेग का अनुपात बोला है तो संवेग का अनुपात
ठीक है, संवेग और वेग का अनुपात अगर हम निकाले तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, द्रव्यमान। क्या प्राप्त हो रहा है जी, द्रव्यमान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त होगा, द्रव्यमान प्राप्त होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, वो सदिश राशि कहलाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे संवेग जो है सदिश राशि होता है, इसमें दिशा और परिमाण होता है। बाकी जो है अदिश राशि, आप लिख लेंगे इसको, ये जो है ये अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि, ये तीनों जो है अदिश राशि है। तो सदिश और अदिश से क्वेश्चन भी बनता है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का आशा है, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, ऊर्जा का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। ठीक है, तो एनर्जी कन्वर्जन का जो नियम है, ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन का नियम होता है, क्या होता है कि मास नॉट बी क्रिएटेड या एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। जो ऊर्जा है वो न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। केवल एक रूप से जो है दूसरे रूप में, है ना, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या हो सकता है, वो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता, नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है। न तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है, याद रखेंगे। ठीक है, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है, न ही विनाश हो सकता है, याद रखेंगे। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं जो है समान है। यदि समान अवरोधक बल, मतलब समान रूप से इन लोग बल लगाए, ठीक है, मतलब ब्रेक लगाए, समान अवरोधक बल लगाए, वे क्रमशः एक्स वाई और जेड दूरी पर रुके, है ना, एक्स वाई और जेड दूरी पर रुके, तो एक्स ग्रेटर देन होगा वाई से, वाई ग्रेटर देन होगा जेड से, या एक्स लेस देन होगा वाई से, वाई जो है लेस देन होगा जेड से, एक्स वाई जेड बराबर होगा, या एक्स बराबर 4y बराबर 8z। कहने का मतलब है कि जो तीनों जो है कितनी दूरी पर रुकेगा, तो तीनों जो है समान वेग से चल रहा है, समान बल लगाता है, तो समान दूरी पर ही रुकेगा। तो x बराबर y बराबर z, तीनों समान दूरी पर रुकेगा। ठीक है, ये है इसका सी जो है करेक्ट ऑप्शन। अगर कोई समान गति से चल रहा है, चाहे ट्रक हो चाहे कार हो, है ना, उसे वजन से मतलब नहीं है, समान गति से चल रहा है, समान बल लगाता है, तो समान दूरी पर ही रुकेगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण। ठीक है, तो याद रखेंगे ये होता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार, है ना, किसके अनुसार होता है ये, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के प्रथम नियम। ठीक है, आप पढ़े भी होंगे, प्रथम नियम के अनुसार ये होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है, या तरल अवस्था में समान वेग से जो गतिशील होता है, ठीक है, तो उसकी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। ठीक है, इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जब विराम अवस्था में बैठा रहता है और अचानक से जो है ट्रेन चलता है, तो पीछे की ओर झुकता है, क्योंकि उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है, कमर वाला पोर्शन, वो विराम अवस्था में रहता है। तो अचानक से वो आगे चलता है ट्रेन के साथ, तो पीछे जो है सिर जो है पीछे की ओर धक्का खाता है। ये नियम आप बार बार पढ़े होंगे। ठीक है, आपको समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा, और ये और है, और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी, तो बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। ठीक है, ये मैं समझता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल है तो आपको समझना पड़ेगा। चलिए अगर अब मान के चलते हैं कि जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति का द्रव्यमान जो है, मैं लिख देता हूँ, व्यक्ति का द्रव्यमान जो है कितना है, स्मॉल m है, मैं संभाल लेता हूँ।
ठीक है। और नाव का द्रव्यमान को अगर मानता हूं मैं, नाव का द्रव्यमान, ठीक है, नाव का द्रव्यमान कितना मानता हूं, इसको कैपिटल या इसको मान लेते हैं अलग अलग, एन मान लेते हैं, चलो एन मान लेते हैं। व्यक्ति का द्रव्यमान एम है, ठीक है, व्यक्ति का द्रव्यमान जो है एम है और नाव का द्रव्यमान एन है, ठीक है। अब जब व्यक्ति जो है नाव से नहीं कूदा है तो संवेग 0 होगा, ठीक है। नाव और व्यक्ति दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों का संवेग जब व्यक्ति नहीं कूदा है तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। कूदने के पश्चात अगर बात करें, जब कूद दिया, कूदने के पश्चात, के पश्चात, कूदने के पश्चात, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो क्या हो रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा है, बोल रहे हैं नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा है, ठीक है। तो मनुष्य जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 एम, है ना, जो मनुष्य है उसका द्रव्यमान कितना है, एम है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये कूदा है, ठीक है भाई, कूद गया। अब जो नाव है एन, वो 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पीछे की ओर खिसका, पीछे की ओर खिसका इसलिए माइनस किए, ठीक है, पीछे की ओर खिसका, सेम दिशा में खिसक सकते तो प्लस करते, पीछे की ओर खिसका तो माइनस किए, ठीक है। बराबर कितने का होगा, 0 के बराबर, क्योंकि दोनों को मिलाने से 0 है, ठीक है। अब ये माइनस इसलिए लिखा हूं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए, ठीक है। आई एम माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0। अगर हम बात करें तो अगर इसमें 5m बराबर 0.5 m, ठीक है, तो m अपॉन m बराबर हो जाएगा 0.5 अपॉन 5। कहने का मतलब है कि अगर इसको देखा जाए, अच्छा एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा 0 n अपॉन m करेंगे तो 0.5 नीचे जाएगा, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा यहाँ से, चलिए अब क्या होगा, तो देखो ये हो जाएगा n, ये नीचे आएगा, ठीक है, और ये इसके नीचे जाएगा, तो 5 अपॉन 0.5, तो 0.5 को हटाएंगे, ठीक है, तो 5 इंटू ये 10 हो जाएगा, क्योंकि इसको दशमलव हटाएंगे 10 हो जाएगा, 5 तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। एम और एन और एम का अनुपात कितना होगा, नाव का द्रव्यमान और मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा, 10 गुना होगा, ठीक है, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 10 गुना, ठीक है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 10, याद रखें। तो यहां से आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, ठीक है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होगा, आप इसको पढ़े होंगे 12वीं कक्षा में, 11वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में, ठीक है। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, ये होता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। v क्या होता है, तो v जानते हैं आप, कण का अंतिम वेग होता है, किसका, कण का अंतिम वेग, अंतिम वेग होता है, ठीक है। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग होता है, ठीक है। t क्या होता है, समय, t क्या होता है, समय होता है, समय। a क्या होता है, a होता है त्वरण, एक्सिलरेशन, त्वरण, एक्सिलरेशन, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये होता है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र, याद रखेंगे, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, कथन अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, क्या कथन ये कहता है कि जो अंतरिक्ष आधारित जो सौर ऊर्जा है उसको ऐसा बताया गया है, ठीक है, कि इसका उपयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो भी है ना, उसका बेनिफिट्स बहुत सारे बताए गए हैं, तो इसको राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, कथन ये कह रहा है। कारण कि जो अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है, और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है, मतलब सोलर एनर्जी की बात करें कि उसकी आपूर्ति तो 99% है, दिन और रात, मतलब अगर बात करें तो दिन भर पूरा एनर्जी आते रहता है, ठीक है, स्टोर भी किया जा सकता है, ठीक। और इसका जो इसे जो है क्या किया जाता है, बहुतायत में उपलब्ध है बोल रहा है, तो हाँ एनर्जी जो है सोलर एनर्जी बहुतायत उपलब्ध है, कभी खत्म नहीं होगा वो, है ना।
तो यही कारण है, कारण ये है। तो क्या है बताना है आपको कि कथन और कारण क्या है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर बात करें दोनों कथन और कारण सही है, कारण कथन की सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। दूसरा, दोनों कथन और कारण सही है परंतु कारण कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तीसरा है, कथन सही है किंतु कारण गलत है। और चौथा, कथन गलत है किंतु कारण सही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा है क्या। अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो इसको कैसे जान पाएंगे। तो चलिए आपको मैं इसको बताता हूं, ठीक है। अंतरिक्ष आधारित जो सौर ऊर्जा है, अंतरिक्ष में सौर एनर्जी को एकत्रित करने की प्रणाली है। कहाँ? अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने की एक प्रणाली है, ठीक है। इस प्रकार एकत्रित सौर ऊर्जा पृथ्वी पर प्रयोग किया जा सकेगा, ठीक है। अंतरिक्ष में इस प्रणाली में, है ना, अंतरिक्ष में जो है भू भूसमकालिक कक्षा में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए सौर पैनल लगाए जाएंगे। इस प्रकार एकत्रित सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर रेडियो तरंगों या लेजर प्रकाश के रूप में प्रसारित किया जाएगा, ठीक है। अंतरिक्ष में जो है एनर्जी को क्या किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा, सोलर एनर्जी को, और उसको रेडियो तरंगों या लेजर प्रकाश के रूप में जो है प्रसारित किया जाएगा भू समकालिक कक्षा में, ठीक है। 99% सौर ऊर्जा अबाध रूप से प्राप्त होती है, ठीक है। और जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है, उन्होंने सुझाव दिया था कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य बना देना चाहिए, ठीक है। उन्होंने सुझाव दिया था, मतलब अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि एसपी की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% था और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। सही बात है, ठीक है। यहाँ क्योंकि लगा के देखा जाता है, कारण को क्योंकि लगा के देखा जाता है, ठीक है, ठीक। तो क्योंकि में ये बैठ रहा है, ठीक। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इसको कहा था कि भाई इसको राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, ठीक है। 99% उपलब्धता है वर्ष में, ठीक है, बहुतायत में उपलब्ध है सोलर एनर्जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब बोतल में पानी भरा जाता है ना, तो बर्फ के जमने से बोतल टूट जाती है, ठीक है। ये बात तो आप जानते हैं, जैसे ही पानी भरा जाता है तो बोतल टूट जाती है, यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा गया है। ऐसा क्यों होता है? जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी है ना, बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम जो है बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा, याद रखेंगे, वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। और अंदर में क्या हो जाता है, दबाव क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण वो है टूट जाती है, ठीक है। तो बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बात हो रहा है तो बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है और अंदर का तापक्रम 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तभी तो जमेगा, और बाहर का तापमान ज्यादा होता है, इस कारण से वो जो है टूट जाता है, ठीक। ये सिक्योरिटी वगैरह है, ये सब सही नहीं होता, याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन फंसता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जल से अधिक गंभीर होती है, ठीक है। कहना चाह रहा है प्रश्न कि मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है और एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड का भाप है, और उसमें से किसी व्यक्ति को जल गया, मान लो कोई व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति जो है पानी से जला हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से, और दूसरे व्यक्ति जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप से जला हुआ है। तो जो भाप से जला हुआ व्यक्ति है ना, वो ज्यादा गंभीर होगा, ठीक है, उसकी हालत ज्यादा गंभीर होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसमें क्या होता है, वाष्प में ना अधिक उष्मा होती है। क्या होती है? अधिक उष्मा होती है। तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना उष्मा होती है? 536 कैलोरी उष्मा अधिक होती है, 536 कैलोरी उष्मा अधिक होती है, याद रखेंगे।
जो उष्मा है, हीट है, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, उष्मा अधिक होगी। ठीक है, याद रखें, कभी भी सेम टेम्परेचर के एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी की बात करें, ठीक है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मान लो भाप का बात करता है, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा खतरनाक होगा? भाप वाला। क्यों? क्योंकि ये गंभीर हो सकता है, इसमें एनर्जी ज्यादा, इसमें क्या होता है, उष्मा ज्यादा होती है, हीट ज्यादा होती है, उष्मा ज्यादा होती है, याद रखें, इसमें उष्मा ज्यादा होती है। ठीक है, पानी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में जलना और भाप में जलना में जो है, भाप, या कभी भी क्वेश्चन आता है भाप अगर दिया है तो भाप ज्यादा गंभीर होगा, क्योंकि इसमें हीट जो है ज्यादा रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 20 कथन है, ताप में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। ठीक है, कारण है ताप में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। ठीक है, अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। अब ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी टेम्परेचर किसी भी चीज का बढ़ेगा, वो उसका जो विस्कोसिटी है ना, वो कभी भी नहीं बढ़ेगा, वो कम होगा। क्या होगा? कम। ठीक है, विस्कोसिटी कम होगा। ठीक है, क्योंकि पिघलेगा, धूप में ताप में पिघलता है कोई चीज, तो विस्कोसिटी कम होगा, पतला होगा वो। ठीक है, गतिज ऊर्जा अणुओं की बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब गतिज ऊर्जा जो है बढ़ता है। तो कथन तो भाई गलत है। ठीक है, क्योंकि श्यानता नहीं बढ़ेगा, श्यानता कम होगा, और अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है बढ़ती है, ये बात सही है। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा गतिज ऊर्जा बढ़ती है ना, ये सही है। तो कथन जो है गलत है, परंतु कारण जो है सही है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डेजर्ट कूलर, जो कूलर है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? ठीक है, जो कूलर है वो जो ठंडा करता है किस पर आधारित है? उष्ण वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, वाष्प शीतलन, वायु पुनर्निर्जलीकरण। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो है वाष्पन शीतलन पर आधारित होता है। ठीक है, वाष्पन शीतलन पर आधारित होता है। ठीक है, डेजर्ट कूलर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? ठीक है, किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, चौथा है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो जो शुष्क सेल होता है, जो ड्राई सेल होता है, उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में जो है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग होता है ना, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग होता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें याद रखेंगे, ठीक, जो कार्बन के क्षण होता है ना, वो एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है। ठीक है, कार्बन की क्षण लगाया जाता है जो एनोड का कार्य करता है। तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड इसमें उपयोग किया जाता है शुष्क सेल में, याद रखेंगे इसको, आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन है ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ठीक है, हाँ गर्म रखते हैं, आप जानते हैं, कारण ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, जो उष्मा के कुचालक होते हैं, जो उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं, जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं, कथन तो एकदम सही है। ठीक है, और ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, हाँ भाई ये बात भी एकदम सही है कि जो ऊनी रेशे हैं एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, ये बात तो एकदम सही है। ठीक है, लेकिन ये प्रोटीन से बने होते हैं इस कारण ये उष्मा के कुचालक होते हैं क्या? नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, ऊनी रेशे जो है एक प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, ये बात तो एकदम यहां तक सही बोल रहा है, लेकिन जो उष्मा के कुचालक होते हैं ये बात बोल रहा है ना, ये प्रोटीन के कारण नहीं होता है। ठीक है, ये किस कारण होता है? तो उसके मध्य, रेशों के मध्य जो हवा की स्थिरता होती है ना, इस कारण। ठीक है, आपको कहा जाता है कि जो ठंड के दिन होता है उसमें एक स्वेटर पहनने से ज्यादा बेटर है कि अगर आप 2 कपड़ा पहन लेते हैं, ठीक है, तो आपको कम ठंड लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में जो लेयर बनेगा यहाँ क्या रहेगा? वायु रहेगा,
जो ऊष्मा का कुचालक है, तो हीट जो है क्या होगा, आपके शरीर से बाहर नहीं जाएगा, आपके अंदर ही रहेगा, तो आपको ठंडी कम लगेगा। ठीक है, 2 कपड़ा अगर आप पहन लेते हैं तो भी आपको क्या लगेगा, गर्मी लगेगा, ठंडी नहीं लगेगा ठंड के दिनों में। ठीक है, तो ऊष्मा के कुचालक होते हैं क्योंकि यहाँ वायु भरा रहता है। तो ये बात तो यहाँ तक तो गलत है भाई, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, इस कारण ऊष्मा के कुचालक नहीं होते, वायु की स्थिरता के कारण ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, मतलब कथन सही है और कारण जो है गलत है, कारण जो है सही नहीं है भाई। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, त्वचा में छिद्र से गंदगी दूर करने में। ठीक है, तो मानव शरीर में पसीने का मुख्य उपयोग होता है शरीर के ताप नियंत्रित करने में, इसको ताप नियंत्रित करने में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। जो पसीना निकलने की अगर रेट अगर बात करें, दर है ना, पसीना निकलने की अगर दर की बात करते हैं, ठीक है, तो अधिकतम 2 से 4 लीटर प्रति घंटे। ठीक है, कितना होता है, 2 से 4 लीटर प्रति घंटे। ठीक है, प्रति घंटे। ठीक है, याद रखेंगे 2 से 4 लीटर प्रति घंटे। ठीक है, या 10 से 14 लीटर, ठीक है, प्रतिदिन हो सकती है, प्रति पर डे हो सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, गर्मी के दिनों में हो। ठीक है, एवरेज इसको बताया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही पसीना निकलता है ना, तो हवा चलता है तो शरीर ठंडा लगता है, तो शरीर का ताप को नियंत्रित रखता है। अगर पसीना नहीं निकलता तो वैसे भी इंसान गर्मी में मर जाता है। ठीक है, चलिए, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है शरीर का, है ना, कई प्रकार की बीमारी उनको हो जाती, तो शरीर का ताप नियंत्रित करने में मदद करता है। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज केवल 25 प्रश्न लेके आया हूँ क्योंकि कथन कारण वाला क्वेश्चन था तो समय ज़्यादा हो जाता। तो आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, किसमें गीले कपड़े जो है सबसे जल्दी सूख जाएंगे। 100% आर्द्रता मतलब नमी, 100% नमी और 60 डिग्री के तापक्रम पर, 100% आर्द्रता और 20 डिग्री के तापक्रम पर, 20% आर्द्रता और 20 डिग्री के तापक्रम पर, 20% आर्द्रता और 60 डिग्री के तापक्रम पर। तो याद रखेंगे, नमी जहां ज्यादा होगा ना, वह कपड़ा जल्दी नहीं सूखता। तो यहाँ 20% अगर नमी है और टेम्परेचर 60 डिग्री है तो यहाँ कपड़ा जल्दी सूखेगा। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर तो 60 डिग्री है लेकिन नमी भी ज्यादा है, तो नमी ज्यादा है तो ये जल्दी नहीं सूखेगा, याद रखेंगे। तो नमी कम होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी कपड़ा सूख पाएगा। ठीक है, आप कभी प्रेस किए होंगे गीले कपड़े को हाई टेम्परेचर में, तो देखे होंगे कि आप प्रेस करते हैं तो ऐसा लगता है कि कपड़ा सूख रहा है लेकिन सूखता नहीं, आप फिर से उसको छुएंगे तो आपको वो गीला गीला ही लगेगा। ठीक है, बस क्या होता है, वो थोड़ा सा जो एकदम जहां पास नमी कम होती है वहां सूखता है, और जहां नमी ज्यादा है वहां वो नहीं सूखता, आप प्रेस भी करेंगे तो भी। ठीक है, आपको गीले का अनुभव होता ही है। ठीक, और चिपचिपाहट लगता है। तो याद रखेंगे, तो जहां नमी है और टेम्परेचर, नमी जहां कम है और टेम्परेचर ज्यादा है वहां कपड़ा सूखेगा, अगर नमी ज्यादा है टेम्परेचर कम है तो कभी भी नहीं सूख सकता। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा 25 क्वेश्चन। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं आप, है ना, इस नंबर पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है ऐड हो सकते हैं। आप अपना नाम, ठीक है, नाम और मेल फीमेल आप बताने, क्योंकि अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, मेल फीमेल आपको बताना पड़ेगा, और किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिए। तो उसके हिसाब से जो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं इस नंबर्स में मैसेज करके, केवल मैसेज करना है। ठीक है, मैसेज करना है इसमें, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट जो है मोटिवेशन देगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।